सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आई होप आपने पीछे वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे वो टाइम टू टाइम कंप्लीट किया होगा, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई होगी। अब हम लोग एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड उसमें आरएच ग्रुपिंग भी पढ़ेंगे। देन कोगुलेशन थोड़ा सा देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें लिम्फ वगैरह के बारे में, सर्कुलेटरी पाथवे हम लोग पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशन वगैरह भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। हार्ट के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हार्ट ओवर हियर। यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं, काफी अच्छे नीट में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज होता है ईसीजी के बारे में, वो हम लोग करने वाले हैं। इसके साथ साथ डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ेंगे, रेगुलेशन पढ़ेंगे एंड डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 2 लेक्चर में ये भी चैप्टर जाएगा। ठीक है, आज के जो लेक्चर है इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ये वाला पार्ट एंड आई थिंक यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आ जाओ, देखो हमारे बॉडी में ना अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स होते हैं जो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। अब देखो सीधी चीजें ऐसी नहीं होती, लाइक हमारा बॉडी है, इसमें कई तरीके के सेल्स हैं। ठीक है, उन सबको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, तो उन सबको न्यूट्रिएंट देने का काम किसका है, ब्लड का। ब्लड हमारे बॉडी में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का, न्यूट्रिएंट्स के। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बोले तो जो आपके फूड्स हैं वो सारी चीजें सप्लाई करता है, साथ साथ में आपका जो है ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, आपका CO2 रिमूव करता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है सर्वाइवल के लिए, सेल के सर्वाइवल के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए ये सब काफी इंपॉर्टेंट है और ये काम जो है आपका ब्लड करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट जो लिखा है दैट इज body fluids are the medium of transport of nutrients, oxygen, other important substance in our body. ठीक है, कहने का ये मतलब है कि blood is something very important in our body. It helps to transport these following things, that is nutrients। जो हमारे पास में nutrients है, nutrients क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, vitamins, minerals, रफेज, ये सारे हमारे पास न्यूट्रिएंट है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसी का जो सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ करके, सॉल्युबल फॉर्म इन सेंस प्रोटीन में सबसे प्रोटीन का सबसे छोटा फॉर्म कौन सा रहता है, प्रोटीन का सबसे छोटा फॉर्म कौन सा होता है, अमीनो एसिड। क्या होता है, अमीनो एसिड। प्रोटीन को हम लोग तोड़ेंगे तो किस चीज में तोड़ेंगे, अमीनो एसिड में तोड़ेंगे। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट को हम लोग तोड़ेंगे, कार्बोज को किस फॉर्म में तोड़ेंगे, मोनोसैकेराइड। इसके बाद में अगर हम लोग और बात करें तो क्या होता है हमारे पास में, फाइबर्स वगैरह तो हमारे पास में वेस्ट मटेरियल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। वाइटामिन्स होता है, ये तो सॉल्युबल फॉर्म ही होता है। ठीक है, कुछ हमारे पास वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं, तो ये डायरेक्ट आपका आ जाता है। मिनरल्स भी हमारे पास में डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया एक हमारे पास में, फैट हमारे पास फैटी एसिड जिसे हम लोग लिपिड बोल दिया, ग्लिसरॉल, ये सारी चीजें जो है हमारे पास ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इज दैट क्लियर? यस। अब देखो, अब ये जो हमारे पास सारी चीजें हैं ये हमारे पास कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, हमारे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सेल्स है हमारे बॉडी में, इतने सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, ब्लड का है। किसका है, ब्लड का है। ब्लड या फिर बहुत अलग अलग टाइप के बॉडी फ्लूइड और भी आते हैं, सिर्फ ब्लड हमारे बॉडी में नहीं है एज अ फ्लूइड काम करता है। ब्लड है, लिम्फ है, प्लाज्मा है, ये सारी चीजें हैं जो काम करती है। ठीक है, अब देखो बॉडी फ्लूइड्स को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। पहला इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, दूसरा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड हमारे पास में क्या क्या आ जाएगा, फ्लूइड ऑफ ईच सेल, जो सेल के अंदर है। ठीक है, सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो इंट्रासेल्युलर, सेल के बाहर का जो फ्लूइड है एक्स्ट्रा सेल्युलर। ठीक है, सेल के अंदर में कौन सा फ्लूइड मिलता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, साइटोप्लाज्म। तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में एक एग्जांपल क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म का, हाँ, या प्लाज्मा उसको बोल लिया। इसके बाद में एक्स्ट्रा सेल्युलर, सेल के बाहर किस बहुत तरीके के फ्लूइड होते हैं, जैसे ब्लड है, लिम्फ है, हाँ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है,
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, और बात करें तो साइनोवियल फ्लूइड है, जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स के बीच में मिलता है, साइनोवियल फ्लूइड है, ठीक है। तो इस तरीके के फ्लूइड्स हमारे बॉडी में मिलते हैं, ठीक है। लिम्फ को हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। नाउ blood is the most commonly used fluid, blood is the most commonly used body fluid in most of the higher organism. higher organism की बात करें, लोअर में जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म में जनरली या कॉमनली जो मिलेगा वो ब्लड मिलेगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन। लिम्फ ऑल्सो ट्रांसपोर्ट सर्टेन सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, फैट। क्यों? क्योंकि उसका जो कलर होता है वो हमारे पास में क्या बोलते हैं, थोड़ा येलोइश टाइप का, पेल येलो कलर जो है उनका मिलता है इसमें, प्रोटीन और फैट की वजह से वो कलर्स आते हैं, उसमें आरबीसी जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। अब ब्लड की मेनली हम लोग अगर बात करें तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है एक तरीके का, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंपोज ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड द ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। ये हमारे पास में ब्लड कॉर्पसल्स, फ्लूइड मैट्रिक्स, इन सब चीजों से मिलकर के बना रहता है। अब अगर हम लोग बात करें, इट फॉर्म्स 30 to 35% ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहां ध्यान दो, बॉडी फ्लूइड में हमने दो टाइप पढ़ा, इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर में बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? हमारे पास ब्लड। ब्लड कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 30 to 35% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। 30 to 35% मतलब 30 से लेकर के 35 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज योर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसका हमारे पास में कॉन्ट्रीब्यूशन। इट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, पीएच इसका जो होता है 7.5 होता है। डायरेक्ट आपका केमिस्ट्री का एक पीवाईक्यू बन सकता है, यहाँ से केमिस्ट्री का बनेगा, ठीक है। पीएच वगैरह के बारे में जनरली केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आपको डायरेक्ट पूछ देगा, डायरेक्ट पूछेगा, मतलब इधर उधर की कुछ बात ही नहीं करेगा, डायरेक्ट पूछ देगा व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड, एंड ये पीवाईक्यू आ रखा है, ठीक है। पीएच ऑफ ब्लड का जो है ना पीवाईक्यू आ रखा है केमिस्ट्री में, ठीक। तो ये अल्कलाइन होता है 7.4, पीएच ऑफ ब्लड आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नाउ ब्लड जो है हमारे पास में दो पार्ट में टूटता है, पहला फॉर्म्ड एलिमेंट, इसके अंदर में जो बने हुए एलिमेंट्स हैं वो, दूसरा प्लाज्मा। प्लाज्मा इज 55% ऑफ टोटल ब्लड एंड 45% इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। प्लाज्मा में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास? वाटर, प्रोटीन, देन मिनरल्स, आयंस, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे पास सीधी सीधी चीज, सीधी बात, नो बकवास, दैट इज आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC एर्थ्रोसाइट्स, WBC ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स का साइंटिफिक नेम होता है एर्थ्रोसाइट्स, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। नाउ प्लाज्मा जो होता है इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। प्लाज्मा जो है हमारे पास में स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। ये 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें से 90 to 92%। अब बोले कि मैम आपने तो बोला कि टोटल ब्लड का 55% ही प्लाज्मा है, तो अब इसका 90 to 92% वाटर कहां से आ जाएगा? तो बच्चा एक बात ध्यान से समझो, ये हम लोग जो है ये वाला जो परसेंटेज हम लोग ले रहे हैं ये टोटल ब्लड के कंपैरिजन में ले रहे हैं, ठीक है। तो टोटल ब्लड में 55% हमारा क्या मिल जाएगा? प्लाज्मा। अब हम सिर्फ प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, तो ये जो ब्लड का 55% है ना, ये हमारे लिए 100% बन गया। अब हमारा अब सिर्फ प्लाज्मा की बात हो रही है तो ये हमारा 100% बन गया। अब इसमें ही बहुत सारी चीजें मिलके बनी है, ठीक है। तो ये 55% तो हम लोग ब्लड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और अब जब हम लोग ये सारी जो हम लोग चीजें बात करेंगे, ये अब सिर्फ हम लोग प्लाज्मा को 100% मान के बात करेंगे, ठीक है। तो 90 to 92% हमारे पास में वाटर होता है प्लाज्मा में, ठीक है। 6 to 8% प्रोटीन हो गया हमारे पास में, तो ये चीज हमारे पास बन गई ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे प्रोटीन के साथ साथ 1% जो बचा खुचा जो है ना, वो हमारे पास में क्या बोलते हैं, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आ जाते हैं, कुछ आयंस आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो याद रखना हमेशा 90 to 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन। प्रोटीन में हमारे पास कौन कौन आ जाएगा? फिब्रिनोजेंस, एल्ब्यूमिन्स एंड ग्लोबुलिन्स। डन, ठीक है। अब देखो हमारे पास में ग्लूकोज भी आ जाएगा, एमिनो एसिड भी आ जाएगा, और कुछ 1% लास्ट का जो बचा रहेगा ना, उसमें मिनरल्स आ जाएंगे। जैसे कौन कौन से आयन? सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, पोटेशियम, ये सारे आयंस आ जाएंगे ब्लड में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें प्रोटीन का, यहाँ 3 टाइप दिखाया और तीनों का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है, मैं आपको बता दूं। फिब्रिनोजेंस जो होते हैं हमारे पास क्लॉटिंग में काम आते हैं,
ये देखो पेज नंबर, नई वाली एनसीईआरटी में पेज नंबर 194 पे यहाँ पे दिया हुआ है, इसी ऊपर वाले पैराग्राफ में। इसमें फिब्रिनोजेंस जो होता है हमारे पास में क्लॉटिंग में काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड कोगुलेशन में काम आता है फिब्रिनोजेंस, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो है हमारे पास में, ये काम किस में आता है हमारे पास में, ऑस्मोटिक बैलेंस, हमारे जो सेल्स हैं, ठीक है, और हमारा जो ब्लड है उसमें ऑस्मोसिस में जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह का, उसको मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, एल्ब्यूमिन्स। और ग्लोबुलिन्स जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास में डिफेंस में हेल्प करता है। किस चीज में, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है हमारे पास में। इसके बाद अब हमारे पास जो चीजें आती हैं, और कुछ एक्स्ट्रा है यहाँ पे नहीं, फिलहाल नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो अब हमारे पास में जो चीजें आती हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, इन सबको कलेक्टिवली हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। पीछे मैंने यहाँ पे ये चीज बता दिया, यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आरबीसी का काउंट अगर हम लोग ब्लड में कैलकुलेट करें पर mm3, दैट इज 5 to 5.5 मिलियन पर mm3 में होता है। फीमेल में थोड़ा कम होता है ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, हर महीने उनको मेंस्ट्रुएशन आते हैं, मेंसेस आते हैं, इस वजह से उनमें थोड़ा जो है ना आरबीसी और हीमोग्लोबिन भी कम होता है। हीमोग्लोबिन काउंट आपको दिया हुआ है, एक हेल्दी पर्सन में जो होगा वो पर 100 ml में हमारे पास हीमोग्लोबिन कितना होगा, 12 to 16 ग्राम्स। एनसीईआरटी का डाटा है, ये चीज आप लिख लेना, यहाँ पे भी दिया हुआ है, एवरी 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये जो है इसमें अगेन फीमेल में कम होगा, मेल में थोड़ा ज्यादा होगा। अगेन रीजन इज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ओके, इट इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो, रेड बोन मैरो में जो है आरबीसी बनता है। और डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, डिस्ट्रॉय होता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, दैट इज स्प्लीन, ठीक है। बनता है हमारे पास रेड बोन मैरो में, और डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, स्प्लीन में। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है, और इसको बहुत इंपॉर्टेंटली मेंशन कर लेना, ये एक पीवाईक्यू है। इसके बाद न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मेमेलियन आरबीसी हैविंग बाइकनकेव शेप। अब न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, और इसका जो होता है वो बाइकनकेव शेप होता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस रहता तो ये फूला हुआ रहता, न्यूक्लियस रहता तो ये फूला हुआ रहता, अब न्यूक्लियस नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का है, मतलब इस तरीके का बाइकॉन्केव शेप, ठीक है। अब मुझे तुम लोग ये आंसर में कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर दोगे कि हमारे न्यूक्लियस में, हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ये तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर दोगे। आई थिंक आगे इसी लेक्चर में इसका रीजन भी पता चल जाएगा तुमको शायद, बट देखते हैं। अगर तुम लोग ने ब्रीदिंग वाला भी देखा होगा ना लेक्चर ध्यान से, तो उसमें भी ये आंसर मिल जाएगा कि हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। और आई थिंक इस लेक्चर में भी आगे आएगी चीजें, तो ध्यान से लेक्चर देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होते, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे बात कर ली कि आरबीसी काउंट कितना होगा, 5 to 5.5 मिलियन, ठीक है। हमारे बॉडी में मोस्ट अबंडेंट होते हैं, फीमेल में थोड़े कम होते हैं। ये बनते कहाँ पे है, रेड बोन मैरो में, और डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं, स्प्लीन में। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मेमेलियन आरबीसी में, ठीक है। बाइकॉन्केव शेप होता है। इसके साथ साथ हमारे पास में हर 100 ml ऑफ ब्लड में हमारे पास में कितना हीमोग्लोबिन होता है, 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन, ठीक है, एक हेल्दी इंडिविजुअल में। लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का, 120 डेज होता है, ठीक है। इतनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से, यहां से कहीं से भी आपका पीवाईक्यू आता है, ठीक है। नेक्स्ट ल्यूकोसाइट्स से बात करें तो ल्यूकोसाइट्स है हमारे पास में, जिनको हम लोग WBC, रेड ब्लड, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, ठीक है। ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है। ये ईच ml ऑफ ब्लड में 6,000 to 8,000 ऑफ WBC आर प्रेजेंट इन ईच ml ऑफ ब्लड, ठीक है। इनके दो कैटेगरीज हैं, WBC के दो कैटेगरीज हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स बोले तो ये जो है हमारे पास में, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होंगे। एग्रेन्युलोसाइट, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होंगे, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट में हमारे पास न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स आएंगे। न्यूट्रोफिल नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल होंगे, ठीक है, ना इसका ना उसका, बिल्कुल बीच में न्यूट्रल लोग हैं ये। बेसोफिल्स बेस, स्टार्टिंग में ही आ जाता है बेस, बेसिक होंगे ये नेचर में, ठीक है। बचा हुआ इओसिनोफिल
न्यूट्रल हो गया, बेसिक हो गया, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर इनके बारे में बात करें तो लिम्फोसाइट हमारे पास इम्यून सिस्टम में काम करेंगे, और मोनोसाइट जो होता है ये फैगोसाइटोसिस होता है, फैगोसाइटिक होता है। ठीक है, ये और ये दोनों हमारे पास में क्या होंगे, फैगोसिटिक, फैगोसिटिक। ठीक है, फैगोसिटिक मतलब दूसरे सेल को खाएंगे। ठीक है, तो ये चीज होता है। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट, ऑफकोर्स न्यूट्रल होते हैं। बेसोफिल्स जो होते हैं वो सबसे कम पाए जाते हैं। मोनोसाइट and neutrophils are phagocytic which destroy foreign organism, जो बाहर से आए हुए पार्टिकल्स हैं ब्लड में तो उनको डिस्ट्रॉय कर लेता है। ठीक है, कभी कभी कैंसरस सेल को भी मारने में हेल्प करता है। ठीक है, इओसिनोफिल का ध्यान से देखना, 2 न्यूक्लियस होता है, हेडफोन शेप, आई थिंक आपको दिखेगा, रुक जाओ, यहां ध्यान से देखो, ये इस तरीके से है। हेडफोन नहीं लग रहा है, हेडफोन, बोट का हेडफोन लगा के सुनते रहो। ठीक है, बेसोफिल मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुत सारे इसमें जो होते हैं न्यूक्लियस होते हैं। न्यूट्रोफिल ट्राई न्यूक्लिएटेड होता है, 3 न्यूक्लियस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ऐसे। मोनोसाइट का इस तरीके से न्यूक्लियस है, लिम्फोसाइट का इस तरीके से है, और ये टी लिम्फोसाइट है, ये बी लिम्फोसाइट है। इनको ध्यान से देख लो, कभी भी इनका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, और ज्यादातर इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना इओसिनोफिल पे होते हैं या न्यूट्रोफिल पे होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन इनके। ठीक है, तो ध्यान से इनका जो है ना डिफरेंस देख लो, इन तीनों का डिफरेंस ध्यान से देख लो और इन तीनों का डिफरेंस ध्यान से देख लो। ठीक है, कभी इन तीनों में भी सिर्फ पूछ देंगे, कभी इन तीनों में भी सिर्फ पूछ देंगे, या कभी कभी 6 का पूछ देते हैं। ठीक है ना, बेसोफिल्स जो होंगे, बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन दैट आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ठीक है ना, हाँ, हिस्टामिन जो है हमारे पास, हिस्टामिन जो है हमारे पास ये वेसोडाइलेटर होता है। क्या होता है, वेसोडाइलेटर। ठीक है, ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। ठीक है, अगर वो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया ना, या उसके अंदर में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो अगर हम लोग हिस्टामिन देते हैं उसको ना, तो वो क्लॉट खुलने लगता है और वो थोड़ा डायलेट हो जाता है ताकि ब्लड आराम से पास करे। ठीक है, सेरोटोनिन हमारे पास इसका जस्ट अपोजिट काम करेगा, हिस्टामिन के जस्ट अपोजिट सेरोटोनिन होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। क्या होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। कहीं ज्यादा डायलेट हो गया है तो वहां सेरोटोनिन आएगा और उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, छोटा करेगा। ठीक है, आई एम सॉरी, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज हिपैरिन। हिपैरिन हमारे पास एंटी कोगुलेंट होता है। ठीक है, ये चीजें लिख लेना, ये तीनों में डिफरेंस याद करना मेरे लिए भी थोड़ा हार्ड था, तो आप इस चीज को ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि इन तीनों में डिफरेंस भी पूछ लेता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक एक करके बता दिया, आप लिख लेना, अपना नोट्स बनाना तो उसमें लिख लेना। हिस्टामिन हमारे पास वेसोडाइलेटर, सेरोटोनिन हमारे पास वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, हिपैरिन हमारे पास एंटी कोगुलेंट, कहीं कोगुलेशन होगा तो उसको जो है क्लॉटिंग तोड़ने में यही काम करता है। इसीलिए हमारे बॉडी में जब तक ब्लड रहता है ना, तो हिपैरिन रहता है उसके साथ में, तो वहां पे क्या होता है, हिपैरिन हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। अब जैसे ही ब्लड बाहर आता है, कट जाता है, कहीं हाथ कटता है, वहां से ब्लड बाहर आ गया, ठीक है, तो वहां पे हिपैरिन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो ब्लड कोगुलेट हो जाता है। ठीक है ना, इओसिनोफिल्स जो हमारे पास में है, इओसिनोफिल्स रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन, और ये क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ये तो हम लोग को पता है। ठीक है ना, हमें क्या क्या पता चल गया, पहली चीज ये पता चली कि न्यूट्रोफिल्स अबंडेंट होते हैं और न्यूट्रल होते हैं नेचर में। ठीक है, बेसोफिल सबसे लेस अबंडेंट होते हैं और बेसिक होते हैं नेचर में। 3 चीजें सिक्रीट करते हैं, क्या क्या, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन। हिस्टामिन क्या करता है, वेसोडाइलेटर, सेरोटोनिन क्या करता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, और हिपैरिन क्या करता है, हमारे पास एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, इओसिनोफिल्स हमारे पास में 2 से 3% मिलते हैं, एनसीईआरटी का डाटा है, 2 से 3% मिलते हैं ये। एक सेकेंड, बेसोफिल का नहीं दिया हुआ है, लेस देन 1% होता है बेसोफिल का। ठीक है, तो ये सुनो मेरी बात में, इओसिनोफिल हमारे पास में एसिडिक होता है नेचर में, और ये क्या चीज से रेसिस्ट करता है, इन्फेक्शन से और एलर्जिक रिएक्शन से। ठीक है, लिम्फोसाइट हमारे पास में 2 तरीके के, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट मतलब देखो, बी और टी लिम्फोसाइट हम लोग कैसे बताते हैं, बी लिम्फोसाइट मतलब बोन मैरो में उनका जो है ट्रेनिंग हुआ है, टी लिम्फोसाइट मतलब थाइमस में उनका ट्रेनिंग हुआ है। ठीक है, अब बी और टी लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। मोनोसाइट क्या करता है, मोनोसाइट जो होता है
ये न्यूट्रोफिल्स के साथ मिलके फेगोसाइटोसिस करता है, जो फॉरेन मटेरियल्स आते हैं ब्लड में उनके लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं थ्रोम्बोसाइट्स पे। हमने WBC पढ़ ली, हमने RBC पढ़ ली, अब हमारे पास थर्ड जो बच गया दैट इज प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स जो होता है ना, ये सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि मेगा कैरियोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मेगा कैरियोसाइट इन बोन मैरो से ये डेवलप करता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास में 150,000 से लेकर के 350,000 प्लेटलेट्स जो होता है ये ईच ml ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। साथ में प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरीज। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मैं इसमें बता दूं तुम्हें। देखो मैं यहां पे बता रही हूं तुम लोग को। देखो ये ना एक चेन ऑफ रिएक्शंस होता है। ठीक है, मतलब एक पैरेलल चलने वाला चेन ऑफ रिएक्शन। कैसे मैं बताऊं, यहाँ पे 2-3 कलर को हम यूज करके बताते हैं। देखो ये हमारे बॉडी में कोगुलेशन कैसे होता है, कोगुलेशन वाले सेक्शन में दिया होगा, कोगुलेशन वाला सेक्शन यहाँ पे, बट यहाँ पे नहीं दिया है, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे मैं बताती हूँ तुम लोग को। देखो सपोज करो हमारे बॉडी में ना कट लगा कहीं पे, ठीक है, कहीं भी कट लग गया, तो अब चीजें कैसे होंगी। पहली चीज जो होगी वो होती है हमारे पास में कुछ इस तरीके से। पहली जो चीज होगी दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होगा ना, वो थ्रोम्बोकाइनेज में चेंज करेगा। क्या होगा यहाँ पे, थ्रोम्बोप्लास्टिन चेंज करेगा थ्रोम्बोकाइनेज में। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज में चेंज करेगा। एक और यहां पे हमारे पास में होगा दैट इज प्रोथ्रोम्बिन चेंज करेगा हमारे पास में थ्रोम्बिन में। किसमें, थ्रोम्बिन में। ठीक है, अब इसके बाद में एक और प्रोसेस होगा दैट इज हमारे पास में फिब्रिनोजेन जो होगा, फिब्रिनोजेन जो होगा ये चेंज करेगा हमारे पास में फिब्रीन में। किसमें, फिब्रीन में। ठीक है, और फिब्रीन हमारे पास में रेटिकुलेट मैटर होता है, रेटिकुलेट जालीनुमा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे जो हमारे पास में चीज आती है ये आती है, ध्यान देंगे यहां पे। देखो थ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बोकाइनेज में चेंज किया। ठीक है, अब ये थ्रोम्बोकाइनेज जब तक नहीं बनेगा तब तक ये दूसरा वाला जो प्रोसेस है ना हमारे पास, ये वाला प्रोसेस तब तक नहीं होगा। कैसे, क्योंकि ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ना, ये जब बनेगा तब ये यहां पे यूज होगा। ठीक है, फिर प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा और ये थ्रोम्बिन जो है यहां पे यूज होगा। समझ में आया। अब देखो एक और चीज, यहां जो है ये वाला जो प्रोसेस है ना, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने वाला प्रोसेस, ये कहां पे होगा, लीवर में। कहां पे होगा, लीवर में। एक सेकेंड, ये होगा हमारे पास में लीवर में। ये वाला केस हमारे पास होगा लीवर में। ठीक है, ये हमारे पास में लीवर में होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एज वेल एज विटामिन के। कैल्शियम आयन और विटामिन के होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद में ये हमारे पास में बनेगा। ठीक है, एक और चीज यहां पे हमारा नोट कर लेना आप लोग। एक और क्या नोट करोगे यहां पे, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द synthesis of prothrombin।
ठीक है। कभी कभी पूछ लेगा आपसे, ओह कितना छोटा हो गया कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि जो है प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन वगैरह जो भी है, इसको बनने के लिए हमें कौन सा जो है वो विटामिन की जरूरत है और कौन सा आयन की जरूरत है। तो आयन कौन सा आ जाएगा, आयन आ जाएगा हमारे पास में, आयन कौन सा आ जाएगा, कैल्शियम आयन, और विटामिन कौन सा आ जाएगा, विटामिन के। क्लॉटिंग के लिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं, ठीक है। फिर से सुनो, थ्रोम्बोप्लास्टिन से बनेगा थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज जब तक नहीं बनेगा तब तक ये दूसरा स्टेप हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसीलिए थ्रोम्बोकाइनेज पहले बनेगा, फिर प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा जिसमें थ्रोम्बोकाइनेज यूज होगा। ये प्रोसेस लिवर में होगा कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में और विटामिन के प्रेजेंस में। अब जब थ्रोम्बिन बनेगा तब ये ब्लड में जाएगा और फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट करेगा फिब्रीन में, और फिब्रीन ही होता है रेटिकुलेट मैटर जो जाली जाली बना करके और उसको जो है वो कवर करेगा, क्लॉटिंग वहां कराएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ पे थे, यहाँ पे थे ना। अब देखेंगे यहाँ पे आगे हमारे पास में ब्लड ग्रुप का कहानी आता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब ब्लड ग्रुप का कहानी आता है, ये वाली चीजें जो है ये यहाँ की चीजें हैं बट मैंने यहीं पे बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना। अब आता है ब्लड ग्रुप का कहानी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए, ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये हमारे पास में ना दो मेन टाइप के ब्लड ग्रुप मिलते हैं, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप, ठीक है। पहले एबीओ की बात करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सबसे सिंपल, ए बी और ओ को जोड़ तोड़ के बना दो। पहला हो गया ए, बी और ओ, और एक हो गया ए बी, ठीक है। ये चार तरीके के हमारे पास में ब्लड ग्रुप्स आ गए। अब एंटीजन जो होता है ना वो हमारे पास आरबीसी के सरफेस पे होता है, और एंटीबॉडी जो होता है ना ये प्लाज्मा में होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो ब्लड ग्रुप है ना वो दूसरे वाले के लिए एंटीबॉडी बनाएगा। अगर ए है तो बी के लिए एंटीबॉडी बनाएगा, बी है तो ए के लिए एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। एंटीबॉडी हमेशा अगेंस्ट में यूज होता है और एंटीजन हमेशा साथ में यूज होता है, ठीक है। तो एंटीजन हमेशा अपने लिए बनाएगा। इंसान अच्छा खाना खुद के लिए बनाता है, ठीक है, खराब खाना दूसरे के लिए बनाता है, ठीक है। तो ए जो होगा, ठीक है, ऐसे समझो, सुनो ऐसे समझो, मान लो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें 2 रसगुल्ले दिए, ठीक है। अब हमें मिला 2 रसगुल्ला। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं उसको, ठीक है। एक तुम्हारे लिए दिए और एक तुम्हारे सपोज कर लो तुम अगर तुम्हारा भाई है या बहन है, एक उसके लिए थे, ठीक है। तुमको 2 दिए, अब तुम उसको देखोगे पहले, ठीक है। देखोगे 2 रसगुल्ले हैं मेरे पास, पहले तुम नापोगे, ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो बड़ा वाला तुम खाओगे, छोटा वाला भाई या बहन को दे दोगे। देखो इतने शरीफ तो होते नहीं है बच्चे की, हाँ छोटा वाला खा के काम चला लिया, बड़ा वाला भाई बहन को दे दिया, नहीं, बड़ा वाला खाएंगे हम, छोटा वाला भाई बहन को देंगे, ठीक है। अब उसमें भी देखेंगे ज्यादा सुंदर कौन लग रहा है, ठीक है, किसी में क्रैक्स तो नहीं पड़े हैं, तो वो वाला हम खाएंगे, अच्छा वाला, और बुरा वाला किसको देंगे, वो भाई बहन को देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ यही चीज है, एंटीजन है जो अच्छा वाला रसगुल्ला है और एंटीबॉडी है ये बुरा वाला रसगुल्ला है, ठीक है। तो अगर ए को दिया हमने एंटीबॉडी और एंटीजन, तो वो अपना कौन सा खाएगा, अच्छा वाला खाएगा। तो एंटीजन जो होगा, ए का एंटीजन हमेशा ए होगा और एंटीबॉडी जो होगा वो एंटी बी होगा, बी के अगेंस्ट में। अगर हम ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप डाल देते हैं, मान लो कोई व्यक्ति है वो ए ब्लड ग्रुप का है, ठीक है, और उसमें हमने बी ब्लड ग्रुप वाले का जो है वो खून चढ़ा दिया, तो क्लॉटिंग हो जाएगी, आदमी मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी बी है, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट में एंटीबॉडी है, वो ब्लड के साथ मिलेगा और एंटीबॉडी बनाएगा और उसमें क्या होगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही बी ब्लड ग्रुप वाले के पास में एंटीजन जो है वो कौन सा होगा, बी वाला होगा, और एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटी ए वाला होगा, ठीक है। अगर बी वाले पर्सन को ए वाला खून चढ़ा देंगे तो क्लॉटिंग हो जाएगी क्योंकि एंटी ए है उसमें, ठीक है। हमेशा याद रखना एंटीजन कहां पे होगा, आरबीसी के सरफेस पे, और एंटीबॉडी कहां होगा, ब्लड के प्लाज्मा में, ठीक है। अब देखो, अब ए बी है, दोनों को मिला करके दिया है तो दोनों इक्वल लेंगे, मतलब एंटीजन जो होगा वो दोनों होगा, ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक है। और एंटीबॉडी तो ये ना ए के अगेंस्ट जा सकता है ना बी के अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि दोनों तो है ना इसमें प्रेजेंट, तो इसीलिए इनका एंटीबॉडी नील। इनको या तो ए वाला खून चढ़ा दो, या तो बी वाला खून चढ़ा दो, या तो ओ वाला भी खून चढ़ा सकते हो, ठीक है। ये होते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। नाउ अब देखो, इनके पास में जो होता है ना एंटीजन, एंटीजन
एंटीजन नील है, ना इनके पास ए है ना बी है, ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी एंटी ए भी है एंटी बी भी है, ना तो इनको ए वाला खून चढ़ा सकता है ना तो बी वाला खून चढ़ा सकता है, इनको सिर्फ खून कौन चढ़ा सकता है, ओ वाला। ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं, ये इन तीनों में से किसी को भी खून दे सकते हैं, बट इनको कोई भी खून नहीं दे सकता, इनको सिर्फ ओ वाला ही खून दे सकता है, ठीक है। तो ओ हो गया हमारे पास यूनिवर्सल डोनर, ए भी हो गया हमारे पास यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब डोनर ग्रुप, ए को कौन दे सकता है, ए को तो ए वाला दे सकता है, साथ में ओ वाला भी दे सकता है, ठीक है। बी को कौन दे सकता है, बी दे सकता है, ओ दे सकता है, ठीक है। ए बी को कौन दे सकता है, पूरा ही दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, ठीक है। ओ को कौन दे सकता है, सिर्फ ओ दे सकता है, ठीक है, जिससे उसका एंटीजन मैच कर गया, ठीक है, या तो एंटीजन सेम हो या तो एंटीजन हो ही नहीं, वही इसको दे सकता है, ठीक है, और एंटीबॉडी के अगेंस्ट वाला नहीं दे सकता है। समझ में आ गया, ए का ए वाला ही दे सकता है, ठीक है, या फिर जिसका निल हो ओ वाला दे सकता है, ठीक। बी को बी वाला दे सकता है, या तो जिसका निल हो ओ वाला दे सकता है, ठीक है। ए बी को ए बी वाला दे सकता है, या फिर ए वाला भी दे सकता है, या फिर बी वाला भी दे सकता है। देखो, देने वाले का हम लोग को एंटीबॉडी नहीं देखना है, जिसको दिया जा रहा है उसका एंटीबॉडी देखना है। ध्यान से समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरा बात ध्यान से समझना। एंटीबॉडी जो होता है ना, एंटीबॉडी ये किसी के बॉडी में बनता है, अगर उसके बॉडी से खून निकाल लिया गया ना, तो वो जो खून हमने बाहर निकाल लिया ना, उस खून में एंटीबॉडी नहीं बनेगा, ठीक है। वो खून जब तक मेरे बॉडी में था, मेरा बॉडी ही उसमें एंटीबॉडीज बना सकता था, ठीक है। मेरे ब्लड जब तक वो ब्लड मेरे बॉडी के अंदर है, तब तक ही उसमें एंटीबॉडीज बन सकता है। जैसे ही उसको मैंने अपने से निकाल दिया, एक बॉटल खून है मान लो, वो मैंने दिया, उसमें अब एंटीबॉडी नहीं बनेगा, लेकिन एंटीजन रहेगा, ठीक है। तो अगर एंटीजन मैच करता है या फिर एंटीजन निल होता है, तभी हम लोग उसको दे सकते हैं ब्लड, अदरवाइज नहीं दे सकते। इसीलिए निल है, मतलब ये किसी से भी मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ओ वाला यूनिवर्सल डोनर होता है एंड ए बी वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। आप कमेंट सेक्शन में लिखना आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, मेरा यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान वे क्या होता है, ठीक है। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड of donor has to be matched with blood of recipient to avoid clumping of RBC, ठीक है। ये चीज देखना है, ए वाले को अगर बी वाला डाल देंगे तो एंटी बी है इसके पास में, क्लॉट हो जाएगा, बंदा मर जाएगा, ठीक है। तो क्यों डालना, ठीक है। ग्रुप ओ हैज बीन ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू एनी इंडिविजुअल विथ एनी ब्लड ग्रुप, सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ एनी ग्रुप, सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब देखो, बहुत लोग होते हैं ना, खुश हो जाते हैं, ठीक है, ओ से हम लोग जो है बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सल डोनर है, बेटा तुमको सिर्फ ओ वाले ही ब्लड दे सकते हैं, कोई दूसरा ब्लड नहीं दे सकता है। तो इस धरती पे सबसे सुखी इंसान कौन है, ए बी वाले, इनको कोई भी मुंह उठा के ब्लड दे सकते हैं, बट ये किसी को ब्लड नहीं दे सकते, ठीक है। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है वो, जो है इनको कोई भी ब्लड दे सकता है, ठीक। अब ये बात हुई, अब देखो नाउ RH ग्रुपिंग की बात करते हैं। RH ग्रुपिंग जो होता है ना, ये एक तरीके के हमें पहली बार मिला कहां से, रिसस मंकी से मिला है, ठीक है। हमारे पास ऑलमोस्ट जितनी पॉपुलेशन है ना पूरी दुनिया की, उसमें से हमारे पास में जो है 80% पॉपुलेशन में RH एंटीजन मिलता है। तो जिसमें RH एंटीजन मिलता है उसको RH पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें RH एंटीजन नहीं मिलता है उसको RH नेगेटिव कहते हैं। इसी से आता है हमारे पास A+, B+, A-, B-, ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास में अराउंड 80% पॉपुलेशन है जिनके पास में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। पॉजिटिव बोले तो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, ठीक है। तो जिनके पास में ये वाला ब्लड ग्रुप तो होगा ही, ठीक है। अब जिनके पास में उसके साथ साथ RH है, RH ग्रुपिंग है, RH एंटीजन है, तो इसके साथ में प्लस लगा देंगे। RH एंटीजन नहीं है तो इसके साथ में नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। तो अगर मान लो ये ए वाले के पास RH ग्रुपिंग एंटीजन है A+, B+, AB+, O+, ठीक है। RH एंटीजन नहीं है, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव, ठीक है। अब सुनो, अब हमारे पास क्या होता है, ये AB के साथ साथ पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी चेक करना पड़ता है। मतलब
पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाला ब्लड दे सकता है, लेकिन नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला ब्लड नहीं दे सकता है। वापस से सुनो, RH पॉजिटिव वाले को RH नेगेटिव वाला ब्लड दे सकता है, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाला दे सकता है, लेकिन नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव वाले के पास है ना, नेगेटिव वाले के पास नहीं है, इसके पास एंटी RH है, नेगेटिव वाले के पास एंटी RH होगा। तो ये जब इसको ब्लड देगा तो ब्लड क्लॉट होगा तो ये मर सकता है, इसीलिए ये वाला प्रोसेस नहीं होगा, बट ये वाला प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, डन। तो ऐसे ही अगर हम लोग देखें A+ A-, तो A- वाला A+ को दे सकता है, लेकिन A+ वाला A- को नहीं दे सकता है। ठीक है, B+ B-, माइनस वाला B+ को दे सकता है, B+ वाला B- को नहीं दे सकता है। AB+ AB-, माइनस वाला प्लस को देगा, प्लस वाला माइनस को नहीं देगा। O+ O-, माइनस वाला प्लस को देगा, प्लस वाला माइनस को नहीं देगा, इसीलिए O- वाला ब्लड ग्रुप सबसे रेयरेस्ट होता है। O- वाला ब्लड ग्रुप सबसे रेयरेस्ट होता है। ठीक है, नाउ अब यहां पे देखो, अब यहां पे हमारे पास में जो चीज आती है, एक हमारे पास में क्या बोलते हैं उसको, क्लिनिकल कंडीशन आता है, क्लिनिकल सिचुएशन आता है, अर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। जैसे मैंने आप लोग को, अगर आपने ब्रीदिंग वाला लेक्चर देखा है तो उसमें एक मैंने बताया था ना, रेसिड्यूअल वॉल्यूम वाला क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये भी एक क्लिनिकल जो है सिचुएशन है आपके पास, सिनेरियो जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा चीजें भी मिलती हैं हमारे पास में ना। अर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो होता है, इसमें क्या होता है, जब एक लड़की जिसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, ठीक है, RH पॉजिटिव है, जिसका शादी RH नेगेटिव वाली एक लड़की के साथ हो जाता है। ठीक है, तो RH पॉजिटिव लड़का है, RH नेगेटिव लड़की है, तो जाहिर सी बात है बच्चा पॉजिटिव भी हो सकता है, बच्चा नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इसका कंडीशन नील के साथ, नील अगर ये वाला कंडीशन है, जैसे हम लोग क्रोमोसोम मैच करते हैं ना, तो अगर लड़का पॉजिटिव है तो इसमें दो कंडीशन आ सकते हैं, या तो दोनों इसके क्रोमोसोम मम्मी पापा से आने वाले पॉजिटिव हैं, या एक पॉजिटिव एक नील है। ये कंडीशन अगर मान लो है इसका, ठीक है, लड़की का भी दो कंडीशन हो सकता है, या तो दोनों नेगेटिव वाला हो सकता है, या तो नेगेटिव और नील वाला हो सकता है लड़की का। तो मान लो अगर ये कंडीशन है तो ठीक है, इस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है सुनो। पहली बार अगर इस लड़की को कोई बच्चा होता है, ठीक है, पहली बार ये जो है हमारे पास में बच्ची जो है कंसीव बच्ची नहीं, आई मीन जो वाइफ है वो कंसीव करती है। ठीक है, तो ये जो इसने कंसीव किया और मान लो फीटस जो है वो RH पॉजिटिव निकल गया। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान से सुनना, प्लेसेंटा जो है वो फीटस से कनेक्ट होता है थ्रू अम्बेलिकल कॉर्ड। ये कहानी की तरह सुनो ध्यान से। हमारे पास में एक लड़का और एक लड़की की शादी हुई, लड़का RH पॉजिटिव है, लड़की RH नेगेटिव है। ठीक है, लड़की ने कंसीव किया, ठीक है, और जो फीटस है उसका जो टेस्ट वगैरह में वो अगर मान लो फीटस है, हमारे हम भगवान है, हमें सब पता है पहले से। ठीक है, ये कंडीशन बता रही हूं मैं। तो अगर मान लो बच्चा जो है हमारे पास वो RH पॉजिटिव होता है, फीटस हमारे पास RH पॉजिटिव होता है, तब क्या होगा, तो मदर का जो प्लेसेंटा होता है बेबी के अम्बेलिकल कॉर्ड से कनेक्ट करता है फीटस को। ठीक है, अब देखो, अब जब तक प्लेसेंटा और फीटस कनेक्टेड है थ्रू अम्बेलिकल कॉर्ड, वहां पे चीजें एक्सचेंज हो रही है। अब जैसे ही डिलीवरी का टाइम आएगा, प्लेसेंटा कट होगा, आई मीन अम्बेलिकल कॉर्ड कट होगा, वहां पे कुछ ब्लड एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे फीटस और मदर में चीजें एक्सचेंज हुई। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि जो ही पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड देगा, इसके अंदर में एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ठीक है, अब जब वहां पे ब्लड डिफ्यूजन हुआ तो फीटस के अंदर भी कुछ RH नेगेटिव गया होगा मदर वाला, और मदर के अंदर भी कुछ RH पॉजिटिव गया होगा फीटस वाला। ठीक है, तो फीटस को तो कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव है ये, तो ये नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। लेकिन मदर को क्या होगा, मदर की बॉडी, मदर को भी तकलीफ नहीं होगी, मदर के बॉडी में क्या होगा, नेगेटिव के अगेंस्ट में, क्योंकि उनकी बॉडी में तो पॉजिटिव आया ना, तो नेगेटिव के अगेंस्ट में चीजें आई, तो अब क्या होगा, उसको मारने के लिए, वो पॉजिटिव वाला जो पार्ट ब्लड थोड़ा सा आया उसको किल करने के लिए ये एंटीबॉडी बनाएगी मदर की बॉडी। ठीक है, अब ज्यों ही इसकी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, और क्या होगा, यहाँ पे एंटीबॉडी बनेगा, और क्या होगा इनके पास में, वो एंटीबॉडी पहले तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड RH पॉजिटिव आया उसको मारेगी,
और बचा हुआ एंटीबॉडी उनके बॉडी में स्टोर्ड रहेगा अंटिल नेक्स्ट प्रेगनेंसी। अब आती है पहली प्रेगनेंसी, तो सकुशल डिलीवरी होगी, पार्चुरेशन होगा। अब सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, सुनो। सेकेंड प्रेगनेंसी में मान लो जो हमारे पास में मदर थी उसने फिर से कंसीव किया एंड बदकिस्मती से जो फीटस है वो वापस से RH पॉजिटिव हो गया। यहां पे क्या केस बनता है बच्चा, सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी जिसमें फीटस वापस से RH नेगेटिव हो गया, इसमें इस केस में क्या होगा, हमारे पास में RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में मदर के बॉडी में एंटीजन बन रखा है, एंटी RH, मतलब एंटी RH पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वाले को मारना है। अब वापस प्लेसेंटा डेवलप होगा, वापस अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप होगा, वापस से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा, और ज्यों ही ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा मदर से फीटस में, ठीक है, ब्लड के साथ साथ एंटी RH पॉजिटिव भी जाएगा। अब फीटस तो है RH पॉजिटिव, उसमें हमने उसके अगेंस्ट में RH एंटी RH पॉजिटिव डाल दिया, फीटस में क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, और फीटस हमारे पास में सिर्फ एक मांस का गुच्छा बन के रह जाएगा मदर के अंदर में, वो डेवलप नहीं कर पाएगा। बच्चे की ब्लड क्लॉटिंग से फीटस की मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। कई केसेस में सुना होगा आप लोगों ने कि जो मदर है उनके टमी में जो है ना मांस का जो है मतलब प्रेगनेंसी के बाद में मांस बहुत मसल का गुच्छा निकला है, ऑपरेशन वगैरह से निकाला जाता है। क्यों, वहां पे क्या होता है, यही वाला अर्थ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता है। बहुत सारे सीरियल्स में भी अलग अलग टाइम पे दिखाया गया था, तो उस टाइम पे तो हम भी बच्चे थे, हमें भी बहुत ज्यादा समझ नहीं आता था। जब ये केस पढ़ा गया तो हमें भी टीचर्स ने बताया कि अच्छा वो चीज ऐसे होती थी, तो फाइनली वी कैन कनेक्टेड। एंड अब आपको समझ में आ रहा होगा कि शादी में कुंडली से ज्यादा हमें ब्लड ग्रुप्स मिला लेने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे चीजें आती हैं, दैट इज RH पॉजिटिव RH नेगेटिव का यहाँ पे चीज कंफर्म हुआ। अब देखो, अब इस चीज अगर मानो ये नेचर ने इस तरीके का कुछ बनाया है, तो अगेन जो हमारा साइंस है वो इसके बचाव में भी कुछ चीज बना सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे बचाव, इस चीज के, इस केस के बचाव में भी हमारे पास जो है वो चीजें बनी है, ठीक है। चीज क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, आई मीन डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर मान लो इस तरीके का कोई केस आता है कि मदर जो है वो RH नेगेटिव है और जो पहला बच्चा हुआ था, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो बच्चा हुआ, चाइल्ड हुआ इनका, वो RH पॉजिटिव हो गया, तो ब्लड ग्रुप वहां देखेंगे हम लोग, तो डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान इनको प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जो चाइल्ड कंसीव होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो रिस्क क्यों ले, हम लोग नेगेटिव वाले के अगेंस्ट में जो चीजें आएंगी उस बैरियर को हटाते चलते हैं। तो एक इंजेक्शन होता है, दैट इज टू डिस्ट्रॉय द एंटीबॉडी, मदर के बॉडी में जो बना है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है अलग अलग टाइप के मेडिसिन, 1-2 इंजेक्शन आते हैं, वो मदर को लगा दिया जाता है, जिसके बाद क्या होता है, मदर एकदम हेल्दी रहती है, कोई दिक्कत नहीं होता, और जो उनकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी है अगर उसमें ऐसा कुछ केस होने वाला होता है तो इससे भी प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी में मदर के साथ में क्या होगा, मदर का जो ब्लड होगा वो लीक हो सकता है फीटस के ब्लड के साथ में, और उसके RBC को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इससे क्या होता है, क्लॉटिंग भी हो सकता है, और साथ साथ में अगर हमारे पास में बच्चा मान लो अगर लकीली बच गया तो उसको जॉन्डिस, एनीमिया, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। बच भी सकते हैं बच्चे, लेकिन बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बाद, ठीक है। तो ये केस हम लोग क्या नाम देते हैं इसको, अर्थ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये वाला कहानी होता है, यही जो यहाँ पे मैंने बताया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास में जो आएगा ब्लड क्लॉटिंग, ये वाला जो पढ़ा है वही चीज है, आप यहाँ पे पढ़ लेना। कैल्शियम आयन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट लिम्फ जो है ड्यूरिंग फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज सम वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मूव आउट इन द स्पेस बिटवीन सेल्स ऑफ टिश्यू, द फ्लूइड रिलीज्ड आउट इन, एक सेकेंड, ठीक है। लिम्फ देखो यहाँ पे क्या होता है, लिम्फ ड्यूरिंग फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज सम वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मूव आउट इन द स्पेस बिटवीन सेल्स ऑफ टिश्यूज। टिश्यू के अंदर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनके बीच में बहुत सारे स्पेस बचा रहता है, उस स्पेस में जो है कुछ जो होता है ना हमारे पास में फ्लूइड जो होते हैं वो इस्केप करके आ जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड नाम देते हैं, ठीक है। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। इट इज सिमिलर टू ब्लड बट हैव फ्यूअर ब्लड प्रोटीन, लेस कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड हाई ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। इसमें कम क्या होता है, ब्लड प्रोटीन, कैल्शियम और फॉस्फोरस कम होता है, लेकिन ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है, ठीक है। ये कलरलेस फ्लूइड होते हैं जिसमें लिम्फोसाइट्स मिलते हैं जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए
हमें इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, बॉडी का। इसके लिए ये जो है वो क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ना मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ इज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। लिम्फ का मेन काम क्या होता है हमारे पास में, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। साथ साथ में ये प्रोटीन कैरी करता है, फैट कैरी करता है, साथ में ये ऑक्सीजन को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट, और हार्मोन को जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है। साथ साथ अब हमारे पास में लिम्फ का जो काम होता है, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन का होता है, थोड़ा बहुत इम्यून सिस्टम में होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। हमने ये चीज देख ली, हमारा जो लेक्चर है वो आई थिंक 40 मिनट्स के ऊपर हो चुका है। तो अब हम लोग इसको जो है यहाँ पे रखते हैं। बाकी ये वाला जो पार्ट होगा ना, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। टिल देन देखो आप लोग इसको रीडिंग कर लेना एनसीईआरटी से। आज हमें ये वाला पार्ट वैसे कर लेना चाहिए था, बट लेक्चर ऑलमोस्ट ज्यादा ही हो चुका है, ठीक है, 40 मिनट से। तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना फ्रेंड्स में, ठीक है। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।